बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम चैप्टर नंबर 3 भी स्टार्ट करेंगे, तो हम चैप्टर नंबर 3 इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स जो है मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह हम वो भी साथ ही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नाम है चैप्टर का इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। आज एक इंट्रोडक्शन करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि एक एग्जांपल भी साथ सॉल्व कर ले। एग्जांपल नंबर 1 जो हमारे पास मौजूद है, तो इस चैप्टर के अंदर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कौन कौन सी चीज़ें। तो मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन के तौर पर चंद चीज़ें लिख देता हूँ। मसलन जिस तरह के दिस चैप्टर इज डिवोटेड बाय द equilibrium problems due to the forces of constraints का मतलब क्या होता है हमारे पास? अननोन फोर्सेस। ये मेरे पास मौजूद है। ठीक है, तो साथ साथ में चला इक्विलिब्रियम के बारे में भी काफ़ी सारी बातें अभी आप लोगों के साथ करनी है कि इक्विलिब्रियम हमारे पास होती क्या है। अच्छा जी, एक छोटा सा नोट लिखते हैं और आगे बात कंटिन्यू करते हैं। इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, if the system is in equilibrium under the action of three forces, तो then these forces must be concurrent। तो उन तीनों फोर्सेस को क्या होना चाहिए? कॉन्करेंट होना चाहिए। अच्छा, एक थ्योरम है एम थ्योरम उसे कहते हैं, एम थ्योरम। वो बोट ट्राइंगल है। वो ये कहता है कि m प्लस n इंटू काट ऑफ थीटा वो इज इक्वल होता है m काट ऑफ अल्फा माइनस n काट ऑफ बीटा। अच्छा जी, मसलन एक ट्राइंगल में छोटी सी एक ड्रा करता हूँ यहाँ पे। मेरे पास एक ट्राइंगल है, इसका ये सेंटर से रहा मिड पॉइंट। यहाँ पर अगर एंगल अल्फा बनता है और यहाँ पर एंगल अगर बीटा बनता है हमारे पास, इस साइड को हम m और इससे n, और यहाँ पर बनने वाला एंगल अगर थीटा पॉइंट को o a b c का नाम अगर हम दे दें, तो ये इसके इक्वल होता है कि m प्लस n इज इक्वल टू होगा m कॉट अल्फा के माइनस n कॉट बीटा के हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो अच्छा जी, उसके बाद हम आगे बात करते हैं इक्विलिब्रियम के हवाले से। इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है? इक्विलिब्रियम के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें तो ये है कि जनरलाइज अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इक्विलिब्रियम ये है कि मैं बात शुरू करता हूँ मूवमेंट से। ठीक है, अगर कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों का सम 0 के इक्वल आ जाए, तो हम ये कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लॉकवाइज
और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का सम किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो हम ये कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, इज इन इक्विलिब्रियम है। एक बात ये होगी। अब आगे बात करते हैं। अगर फोर्सेस के हवाले से हम बात करें तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 के इक्वल आ जाए तो हम कह देते हैं कि वो किस में है, इक्विलिब्रियम में। दूसरी बात ये होगी, अब इक्विलिब्रियम के हमारे पास 2 कंडीशंस बनती थी, ठीक है, जिनमें फर्स्ट इक्विलिब्रियम ये थी कि अगर समेशन एफ तमाम फोर्सेस का सम जो है वो 0 के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। और दूसरा ये था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का सम ऑफ टार्क, यानी वो मूवमेंट वाला कंसेप्ट जो था, ये किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। यहाँ पर एक 2 टाइप्स बनती हैं इक्विलिब्रियम के हवाले से, एक स्टैटिक और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम यह है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में फोर्सेस के सम की वजह से, ठीक है, मूव ना कर रहा हो, रेस्ट की हालत में हो, रुका हुआ हो, ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम की हालत में हो, उसे हम कहते हैं, यानी स्टैटिक कंडीशन ये बने कि अगर फोर्सेस की वजह से, फोर्सेस का सम 0 होने की वजह से ऑब्जेक्ट किस हालत में हमारे पास, रेस्ट की हालत में, तो हम उसे कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर कोई बॉडी मूव करे विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यानी उसका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो, 0, ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को, यानी उसके ऊपर भी लगने वाली फोर्सेस का सम 0 ही है, लेकिन वो मूव कर रहा है इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लेकिन वो भी इक्विलिब्रियम है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन को हम क्या नाम दे देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसी लिहाज से हमारे पास इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स बनती हैं, 3 हालतें बनती हैं। इक्विलिब्रियम में हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वो एक गाड़ी जो है जो स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है वो इक्विलिब्रियम में हो सकती है। कंडीशन क्या है, तमाम फोर्सेस का सम 0 और वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है और उसका एक्सेलरेशन 0, ठीक है। ये तो कंडीशन बन गई ना स्टैटिक के हवाले से कि रेस्ट टू रेस्ट, ठीक है। अगर मूव कर रही हो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो फिर भी तो इक्विलिब्रियम में। मसलन एक छाता, अपना पैराट्रूपर जो होता है, जिसे आप छाता बरदार कहते हो, जिसे पैराशूट बांध करके उतरते हैं, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जमीन की तरफ आ रहे हैं, तो वो भी इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई कर रहे होते हैं। बहरहाल इसी तरह एक द्वार के साथ सीढ़ी अगर लगाई गई हो तो वो भी किस फॉर्म में है, इक्विलिब्रियम में। एक फ्रेम जो है जो द्वार के साथ लटकाया गया है, वो फ्रेम भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, बाय मीन ऑफ 2 फोर्सेस, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम की 3 स्टेट्स हमारे पास बनती हैं। नंबर 1 पे सबसे पहली स्टेट कौन सी है, इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फिर अनस्टेबल, और तीसरे नंबर पे हमारे पास जो मौजूद है वो कौन सी है, फर्स्ट सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम है, उसके बाद अनस्टेबल है, और सबसे आखिर पे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। मसलन अब मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम के हवाले से अगर बात कर लूँ तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होती है कि अगर फ़र्ज़ कर लो कि ये पेंसिल है मेरे पास, मैं इसे यहाँ पर ऐसे खड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। इसे खड़ा किया मैंने और इसे छोड़ता हूँ, यानी यहाँ पे ये पहले पड़ी हुई थी, इसे उठाया, यहाँ पे खड़ा किया और छोड़ दिया, और ये वापस उसी जगह पर जाकर के रुक जाए, तो इससे हम कहते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम थी। अनस्टेबल क्या होगी, अगर मैं इसे उठाऊं, उठाने के बाद छोड़ूं, ठीक है, तो ये अपने उस पोजीशन पे नहीं किसी और पोजीशन की तरफ चला जाए, मूव करना शुरू कर दे, तो इसे हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन ये थी, यहाँ से थोड़ा सा उठाया, उठाने के बाद इसे छोड़ा और अपनी न्यू पोजीशन पर जाकर के ये रुक जाए, तो इसे हम क्या नाम दे देंगे, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। ये 3 स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स हैं, ठीक है। नहीं, वो उसमें बॉडी मूव करती रहेगी, अनस्टेबल है ना, उसमें अपनी उसकी कंडीशन ही चेंज हो गई है, न्यू पोजीशन पे जाकर रुक जाए, लेकिन अनस्टेबल में रुकता नहीं है। मसलन अनस्टेबल कंडीशन तब पैदा होती है हमारे पास जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है कुछ इस हालत में कि वो पहले यूनिफॉर्मली मूव कर रहा था, यानी वो इक्विलिब्रियम में था, स्टेबलाइज था वो, अब उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो गई। होना तो ये चाहिए था कि वो उसे जाकर के रुक जाता, तो ये स्टेबल न्यूट्रल हो जानी थी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उसकी स्पीड क्या हो गई है, बढ़ना शुरू हो गई है, तो हमने इससे क्या कह दिया कि ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 3 के स्टेट्स हैं, ये हालतें हैं। 2 कंडीशन हमने देखी हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के हवाले से, जिसमें हमने स्टेबल और स्टैटिक और डायनामिक्स का नाम जिसे दिया था। ये मेरे पास क्या थी, इनकी कंडीशन थी, जबकि हमारे पास जो इसकी अपना स्टेट्स हैं, हालतें हैं, वो 3 हैं। 2 कंडीशंस हैं, 3 हालतें हैं। जो कंडीशंस हैं वो मेरे पास कौन सी हैं, स्टैटिक और डायनामिक, जबकि स्टेट्स 3 है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के वाले। तो ये मेरे पास एक बात छोटी सी मौजूद थी। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद हम एक एग्जांपल इसकी सॉल्व कर लेते हैं और फिर बात खत्म करते हैं। तो एग्जांपल मेरे पास पेज नंबर है 53 बुक का, और एग्जांपल 3.5 एग्जांपल नंबर 1 मेरे पास मौजूद है। स्टेटमेंट ज़रा गौर से सुन लीजिएगा, स्टेटमेंट को समझना मेन बात है। उसके बाद इंशाल्लाह हम इसकी डायग्राम एक्सप्लेन करके सारा कुछ इसका लिख लेंगे। अच्छा जी, स्टेटमेंट ये कहता है कि एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड यानी टोटली रॉड जो है ना, जिस तरह गार्डर होता है, ठीक है, इस तरह एक स्ट्रेट रॉड है, और उसकी लेंथ कितनी है, ए बी है। ये देख लो यहाँ से ए बी उसकी क्या है हमारे पास, ए से बी तक उसकी लेंथ है। ठीक है, ऑफ लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी है, ए, उस रॉड की ज़ाती लेंथ कितनी है, ए हमारे पास मौजूद है, और उसका वेट कितना है, डब्ल्यू है। जाहिर सी बात है, आमतौर पर वेट जो है हमारे पास उसे डब्ल्यू से शो करवाया जाता है। उसे हैंग किया गया है, लटकाया गया है, उसे क्या किया है, लटकाया गया। कहां पर लटकाया गया है, एट टू अ वर्टिकल वॉल एट ए। ये मेरे पास वर्टिकल वॉल है, इस तरह ए सी वाली जो लाइन है। ठीक है, उस रॉड की जो नीचे वाली साइड है कहां पर है, पॉइंट ए के साथ लगी हुई है, द्वार के साथ। ये अगर द्वार मेरे पास मौजूद है, ठीक है, तो इस तरह ये कुछ ये कंडीशन में है, इस तरह ये द्वार है सामने, और इस द्वार के इस पॉइंट के ऊपर हमने इसे कुछ इस तरह रखा हुआ। ठीक है, अच्छा, अब जाहिर सी बात है, इसे रोकने के लिए हमने यहां से भी कोई फोर्स लगाएंगे इस पॉइंट से, जो कि इसे ऊपर की तरफ खींच के रखे। अच्छा जी, तो वर्टिकल वॉल एट ए एंड इज मेंटेन इन इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम में, कैसे इक्विलिब्रियम में, हमने एक लाइट स्ट्रिंग डोरी के साथ इसे ऊपर वाली साइड से बांधा हुआ है पॉइंट बी से। जाहिर सी बात है, अगर इसका नीचे वाला सिरा ए पे है, ऊपर वाला एंड बी पे है, जाहिर सी बात है जो रॉड हम इस्तेमाल करेंगे उसकी लेंथ हमने यहां पर उतनी रखी है स्ट्रिंग जितनी इस रॉड की लेंथ, ताकि इसे बांध करके यहां पर बांध दिया जाए। ठीक है, तो बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ए, और इसे किस पॉइंट पर फेस्टेंड किया गया, बांधा गया एट बी टू अ पॉइंट सी। बी से बांध करके पॉइंट सी पर इसे लटका दिया, पक्का कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया द्वार के साथ, वर्टिकल द्वार के साथ। ठीक है, और वो पॉइंट सी कहां पर मौजूद है, एट अ डिस्टेंस बी वर्टिकली अबव ए, और वो पॉइंट सी जो है वो मौजूद है बी डिस्टेंस पर, कहां पर, ऊपर की जानब, यानी ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है, बी मौजूद है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रूफ करें, प्रूफ क्या करना है हमने, प्रूफ हमने ये करना है कि रिएक्शन ऑफ एट दी हाइंग, उस हाइंग के ऊपर जिसके साथ हमने उसके लटकाया हुआ है, ठीक है, एट ए, यानी इस पॉइंट के ऊपर जो रिएक्शन मेरे पास बनेगा वो क्या आएगा, डब्ल्यू स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ओवर 2b। और दूसरी चीज उसने क्या कहा है, एंड फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और टेंशन भी फाइंड करें किसके अंदर, स्ट्रिंग डोरी के अंदर टेंशन भी फाइंड करें। ये हमने 2 चीजें इसके अंदर फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी, ये होगी। ठीक है, मजीद इंशाल्लाह मैं जब ये सॉल्व करना शुरू करता हूँ तो ये सारी बातें मजीद क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, तो एग्जांपल नंबर 1 है 1। ठीक है, बुक का पेज नंबर कौन सा है, 53 नंबर पेज है, 3.5 एग्जाम्पल नंबर 1 मौजूद है। तो चलो मैं इसकी डायग्राम भी बनाता हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन भी करता चला जाता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास एक वर्टिकल वॉल मौजूद है,
क्योंकि दीवार होगी तो उसके साथ कोई चीज लटकाई जाएगी, तो इसलिए मैं सबसे पहले दीवार ही बनाता हूँ। लो जी, ये रही मेरे पास दीवार, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, इस पॉइंट को ए का नाम दे देते हैं और इसे बी का नाम दे देते हैं। क्या नाम दिया उसने बुक के ऊपर? ए और सी का। ये रहा मेरे पास नीचे वाला ए और ये रहा सी। जिस तरह उसने अपना बुक के ऊपर डायग्राम के वाले से बात की वैसे ही करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? बी। हमने अभी जो स्टेटमेंट के अंदर कहा है तो वो यही बात कही है कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है? बी मौजूद है, ठीक है। अब वो जो चीज इसके साथ लटकानी है वो भी बना देते हैं हम, ठीक है। यानी जो हमारे पास एक रॉड मौजूद है, अब हम वो यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। तो ले जी, मेरे पास ये एक रॉड मौजूद है, ये आ गया मेरे पास, रॉड आ गया, ठीक है। रॉड, और इसकी लेंथ कितनी है मेरे पास? ए। इस पॉइंट को क्या नाम दिया हमने? बी का। और इसकी बजाते खुद लेंथ कितनी है? इसकी टोटल लेंथ मेरे पास है ए लेंथ मौजूद है, ठीक है। अगली बात अब कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है? एक हाइंग लगानी है, एक स्ट्रिंग लगानी है, डोरी, जो कि इसे पकड़ करके क्या कर दे? स्टेबल कर दे, रेस्ट की हालत में ले है। तो हम इसे क्या करेंगे फिर? यहां से इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। जरा ध्यान से समझते जाना, ठीक है, ये तो मामला गड़बड़ हो जाना है। और इसकी भी जो लेंथ है इस हाइंग की मेरे पास वो भी ए ही है, ठीक है। हमने क्या निकालना है? हमने फाइंड ये करना है हाइंग का जो रिएक्शन है वो इतना आना चाहिए, डब्ल्यू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस 2b² ओवर 2b के इक्वल, ठीक है। और जाहिर सी बात है, एक बात समझने वाली है, इस को भी, इसकी भी लेंथ लिख लो कि कितनी हमारे पास मौजूद है। इस पॉइंट को ओ का नाम, सेंटर वाला पॉइंट जो है, ठीक है। अब देखो, अब हमने निकालना है इसका रिएक्शन किसके ऊपर? देखो इफेक्ट किसके ऊपर होना है इसका इस रॉड का जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर होना है? बेसिकली इस रॉड का जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर होना है? इस डोरी के ऊपर होना है। लिहाजा हमने यही चीज फाइंड करनी है कि इसका जो रिएक्शन होगा किसके ऊपर? इस डोरी के ऊपर, वो क्या होगा, ठीक है। डोरी, इसका वेट लग रहा है इस डोरी के ऊपर, और ये डोरी का वेट भी क्या है? एग्जैक्ट डाउनवर्ड है। और वेट वैसे भी क्या होता है? हमेशा डाउनवर्ड ही होता है। और इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे? जी का नाम दे देंगे, सेंटर वाला पॉइंट दे देंगे इसे नाम, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मेरे पास रिएक्शनल फोर्स मौजूद है। क्या ये डायग्राम क्लियर हो गई जनाब? और ये मेरे पास क्या है? डोरी में टेंशन है, तनाव, जो कि हमेशा ऑपोजिट ही होता है उसके ऊपर लगने वाली फोर्स के। और याद रखना ये बात, हर पॉइंट पर इसका वेट डाउनवर्ड ही है, ठीक है। लेकिन कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जिस वजह से ये किस फॉर्म में आता है? रेस्ट की हालत में आ जाता है। कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जिसकी वजह से ये क्या आ जाता है? रेस्ट की हालत में आ जाता है। लिहाजा इस पॉइंट पर रिएक्शन हुआ, अब ये पॉइंट तो ही बनेगा जिस वजह से रेस्ट में आएगा, वो पॉइंट कहीं और ही आने वाला था, वल्लाह हम कहाँ पर आएगा, ठीक है। पॉसिबल कि वो सेंटर में हो, यहाँ पर हो, कुछ कहीं भी हो सकता है। तो जिस हिसाब से हमारा रिएक्शन हो रहा है उसी रिएक्शन के हिसाब से क्या होगा? ये रिएक्शन अपना रेस्ट में भी आ जाएगी, ठीक है। और उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम भी देते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारे का सारा वेट अपना एग्जैक्टली डाउनवर्ड लग रहा होता है। दो कंसेप्ट हैं, दो चीजें हैं, एक सेंटर ऑफ मैस है और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ मैस हम कहते हैं उस पॉइंट को जहां पर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाए और ऑब्जेक्ट बगैर घूमे स्ट्रेट लाइन में मूव करना शुरू कर देना, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मैस, ठीक है। यानी अगर एक पेंसिल है, इस पेंसिल के किस हिस्से पर तुम फोर्स लगाओ, यहां पर लगाओगे ना फोर्स, ऐसे करो, ये घूम करके जाएगी, यहां पर लगाओ फिर भी घूम करके जाएगी, सेंटर में लगाओ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, यही हमारा क्या होगा? सेंटर ऑफ मैस होता है। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आप फोर्स लगाओ तो बॉडी क्या करे?
सारे का सारा वेट यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूँ कर लो कि इस तरह एक हाइंग के साथ ये लटका हुआ है, यहाँ पर मैंने इसे फिक्स किया हुआ है। इसका वेट हर पॉइंट पर कहाँ पे लग रहा है, डाउनवर्ड नीचे की जानब ही लग रहा है। लिहाजा हम ये क्या कह देंगे कि ये हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद है, फिर डाउनवर्ड हर पॉइंट पर इसका वेट लग रहा है। लिहाजा इससे हम क्या नाम दे देते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी हर वो पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड लग रहा हो, अंडर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी हो, डाउनवर्ड लग रहा हो, उससे हम यानी ये मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट पर इसका सारा वेट लग रहा है। ठीक है, किधर होगी गल? अच्छा जी, चलो हम लिखना शुरू कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं लेट डब्ल्यू बी द वेट ऑफ द रॉड ए बी, लेट डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू इस्तेमाल कर लें, बी द वेट ऑफ रॉड ए बी। रॉड ए बी का वेट कितना मेरे पास, डब्ल्यू, जो कि गिवन भी है। ठीक है, अच्छा जी, रॉड ए बी एक्टिंग एट द मिड पॉइंट, यानी जो वेट है वो कहाँ पर लग रहा है, मिड पॉइंट पे लग रहा है, रॉड के मिड पॉइंट में। यहाँ पर हमने ऐसे ड्रा कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एग्जैक्ट इसके सेंटर वाले पॉइंट पे मौजूद है। एक्टिंग एट द मिड पॉइंट, एक्टिंग एट द मिड पॉइंट जी, ये मिड पॉइंट जी का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, जी ऑफ द रॉड। ठीक है, एंड टी, और दूसरी चीज जो टी हमने खुद से लिया टेंशन, टी एंड टी बी, क्योंकि ये भी फाइंड करनी है। टी मेरे पास टेंशन है इन द स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, दो बातें हमने कर ली, वेट के बारे से और टेंशन के बारे। तीसरी चीज रहेगी रिएक्शनल, क्योंकि बात समझने वाली है कि ये इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स है, तो हमने इस इक्विलिब्रियम के अंदर वो तमाम चीजें देखनी जिस वजह से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में आ सकता है। ठीक है, तो जहां पर एक रिएक्शन फोर्स ये लगी है, एक वेट की है, तीसरी टेंशन की। अभी तक हमने वेट की, टेंशन की बात की है, रिएक्शनल फोर्स की बात नहीं की। मसलन जिस तरह हम ये कहते हैं ये पेंसिल है जो कि टेबल के ऊपर रेस्ट की हालत में पड़ी हुई है, सवाल ये पैदा होता है कि ये रेस्ट की हालत में कैसे है। इसका ऊपर से नीचे की जानब ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, लेकिन किसी वजह से ये रुकी भी तो हुई है ना। अगर फोर्स एक सीमत में लग जाए तो उसे चाहिए उसमें मूव करना शुरू कर दो, जमीन के अंदर चली जाए ग्रेविटी की वजह से। इसका मतलब है कि इसके ऑपोजिट एक फोर्स लग रही है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, रिएक्शनल फोर्स का नाम देते हैं। हमने न्यूटन लॉ तो बच्चों को बड़ा पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट लॉ जो हमारे पास मौजूद है, लेकिन वहां पर हम मजीद बात नहीं बताते कि इसके ऑपोजिट भी एक फोर्स लग रही है। ठीक है, कि वो कौन सी है, रिएक्शनल फोर्स। मसलन अगर ये लटका हुआ है तो इसके ऊपर रिएक्शन, इसका वेट लग रहा है डाउनवर्ड, इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स। एक तो चीज ये है कि हमने इसे हाइंग किया हुआ किसी एक पॉइंट से, तो यहां पर बी फोर्स लग रही है, एग्जैक्ट डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, तो इसके ऑपोजिट वेट की फोर्स भी लग रही है। इसके ऊपर एयर की भी फोर्स लग रही है जो कि एक्सटर्नली तौर पर, तो ये भी एक रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, हमारे पास फोर्सेस ही हैं। तो यहाँ पर हमने दरअसल वही फोर्सेस को ही रिजॉल्व करना होता है, उन फोर्सेस को निकालना होता है। ठीक है, एंड टी विद द टेंशन इन दी स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, आगे हम लिखते हैं लेट आर बी द reaction of the हाइंग एक रिएक्शन। ठीक है, और इसका रिएक्शन क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। लेट आर बी द रिएक्शन ऑफ द हाइंग। ठीक है, ये देखो इस बार का जो, इस स्ट्रिंग का जो रिएक्शन है इस पॉइंट पर है, और ये पॉइंट कहां पर है, ए पर। इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है किस पॉइंट पर है, आर जो है पॉइंट ए पर लग रहा है, किसका, टेंशन का, या उस स्ट्रिंग का। ठीक है, जो स्ट्रिंग हमारे पास मौजूद है
ये लटका हुआ है दीवार के साथ कुछ इस तरह, ठीक है, और इसके ऊपर डोरी कुछ इस तरीके से, और इस डोरी के ऊपर रिएक्शन हो रहा है इसे कवर करने के लिए, क्योंकि यहां से इसे पकड़ा गया है इस पॉइंट से जो कि द्वार के साथ इसे पकड़ करके किसी पॉइंट के साथ अटैच किया गया। तो असर तो हो रहा है डोरी के ऊपर, इसका मतलब है कि जो रिएक्शन हो रहा है किसके ऊपर, हाइंग के ऊपर, वो क्या है मेरे पास ए, हमने नाम लेट आर बी द रिएक्शन ऑफ द हाइंग ए, ठीक है। अच्छा जी, विच इज परपेंडिकुलर टू बी सी, विच इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। तो बी सी के ऊपर ये क्या है, बिल्कुल ये भी गौर करने वाली बात है कि रिएक्शन जो लाइन है ये बिल्कुल यहाँ पर एंगल कितना बनाएगी, 90 डिग्री का बनाएगी। क्लियर होगी बात। अच्छा जी अच्छा, लेट डी बी द मिड पॉइंट, लेट डी बी द मिड पॉइंट, ये किसका मिड पॉइंट है, ऑफ बी सी वाले डॉट का। बी सी डायग्राम में सामने मौजूद है कि इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है डी का, और ये दरअसल बी सी के सेंटर में मौजूद है, मैं पहले बता चुका हूँ, इसके भी और इसके सेंटर में मौजूद है, ठीक है। डी कहाँ पे मौजूद है, इन दोनों के मिड पॉइंट पर मौजूद है, एक बात ये होगी। अच्छा जी, नो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये बात तो क्लियर है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। नो द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है किस वजह से, अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, तीन फोर्सेस का हमने जिक्र कर लिया, कौन कौन सी है, टेंशन और वेट। लेट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, वेट और नंबर 1 पे वेट W आ गया, नंबर 2 पे हमारे पास रिएक्शन है, और नंबर 3 पे टेंशन T मौजूद है, इन तीन फोर्सेस की वजह। तो दीज थ्री फोर्सेस मस्ट बी कॉन्करेंट, देयरफॉर दीज थ्री फोर्सेस मस्ट बी कॉन्करेंट, इन तीनों फोर्सेस को क्या होना चाहिए हमारे पास, कॉन्करेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, तो जाहिर सी बात है तीन फोर्सेस लग रही हैं, तरह अब गौर करना, अब यही मेन बात है, इसके बाद सारा मैथमेटिकल शुरू हो जाना है। रिएक्शन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, टेंशन की फोर्स, तीनों किसी एक पॉइंट पर लग रही हैं, ठीक है, तीनों किसी, तो यही बात हम लिख लेते हैं कि लेट दे मीट एट द पॉइंट, लेट दीज थ्री फोर्सेस मीट एट द पॉइंट डी, तीनों फोर्सेस, ये ग्रेविटेशन भी यहाँ पर, रिएक्शन भी यहाँ पे, और टेंशन भी इसी पॉइंट डी पे मिलती, तो यही बात हम लिख लेते हैं, लेट दे मीट एट द पॉइंट किस पॉइंट पे मिल रही है, एट पॉइंट डी, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे हम बात करते हैं, नो बाय दी ट्रायंगल ऑफ द फोर्सेस, ट्रायंगल ऑफ द फोर्सेस ए सी डी, हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई ए सी डी। अब हमने इसे थोड़ा सा रिजॉल्व करके अपना रिएक्शन निकालना है, और दूसरी चीज़ हम कौन सी निकाल लेंगे, टेंशन निकाल लेंगे। अच्छा जी, क्लियर होगी बात सारी की सारी, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, ट्रायंगल ऑफ द फोर्सेस के अंदर हमने कौन सी चीज़ें लिखनी है, वेट है, टेंशन और रिएक्शन, ठीक है। वेट बी ट्रायंगल की किसी एक साइड के प्रोपोर्शनल है, टेंशन भी किसी एक साइड पर प्रोपोर्शनल है, और तीसरी चीज़ रिएक्शन भी उस ट्रायंगल किसी एक साइड पर प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इस चीज़ को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।